15 अगस्त 1947 जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इंडिया एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ा रहा था। हम सब ने बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लगातार आंदोलनों और क्रांति की वजह से ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा और वो इंडिया को छोड़कर चले गए। लेकिन क्या ये पूरा सच है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ आधी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपको अधूरी बताई गई थी ताकि आसान लफ्जों में आज़ादी को समझा जा सके। जो ब्रिटिश एम्पायर पिछले 200 सालों से इंडिया पर राज कर रहा था, जिनकी खुद की बहुत बड़ी मॉडर्न आर्मी थी, क्या वो सच में सिर्फ जेल भरो आंदोलनों से डर कर इतने बड़े देश को छोड़ गए? और अगर ऐसा था तो ठीक 1940s के दौरान ही सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि जॉर्डन, म्यांमार, श्रीलंका और अफ्रीका के काफी सारे देश एक के बाद एक अचानक कैसे आजाद होने लगे? क्या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने उन देशों को भी आजादी दिलाई थी? आज के इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और मिलिट्री रेबेलियन के उन पन्नों को पलटेंगे जो आमतौर पर छुपाए जाते हैं। हम किसी की कुर्बानी को कम नहीं कहेंगे बल्कि उस आजादी के पिछले असली और बड़े ग्लोबल सच को समझेंगे। कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया आई थी व्यापार करने, पर धीरे धीरे उन्होंने हमारे आपस के राजाओं की लड़ाई के फायदा उठाया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति के बाद पावर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी यूके सरकार के हाथ में चली गई। ब्रिटिशर्स के राज करने का एक ही सिंपल फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल। उन्हें पता था कि अगर कुछ लाख गोरे 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर रहे हैं तो उन्हें कभी एक मत होने दो। विंस्टन चर्चिल और उनसे पहले के वाइसरॉयज ने इंडिया के धर्म और कास्ट के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसका केओस और दलदल इंडिया आज तक झेल रहा है। अलग अलग इलेक्टोरेट्स बनाए गए, जातियों के हिसाब से डिविजन्स किए गए ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें और कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त मोर्चा न बना सके। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन सब ने इस डिवाइड एंड रूल के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने जनता के अंदर एक देशभक्ति की आग जला दी थी। लोग जेल जाने के लिए तैयार थे, कुर्बानी देने को तैयार थे। इस आंदोलन ने एक बहुत जरूरी काम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों के लिए इंडिया पर राज करना मॉरली और सोशली असंभव बना दिया था। लेकिन फिर भी अंग्रेज 1930s या 1942 में देश छोड़कर नहीं गए। उन्होंने 1947 का ही साल क्यों चुना? चलिए चलते हैं उस ग्लोबल सच की तरफ जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर चल रहा था। इस आधी कहानी का सबसे बड़ा पन्ना जुड़ा है वर्ल्ड वॉर 2 से। हिटलर ने जब यूरोप पर हमला किया तो ब्रिटेन को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो ब्रिटेन जीत तो गया पर वो अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यूके की इकोनॉमी इतनी खराब थी कि उनके पास अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के पैसे तक नहीं थे और वो अमेरिका से लिए गए लोन्स पर चल रहे। अब यहाँ पर एक सिंपल बिजनेस लॉजिक लगाइए। एक कॉलोनी या देश पर राज करने के लिए आपको वहाँ अपनी पुलिस, अपनी कैवलरी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भेजने पड़ते हैं जिनका खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रिटेन अब इतना कमजोर हो चुका था कि उसके पास इतना बड़ा देश यानी इंडिया पर कंट्रोल रखने के लिए ना तो पैसे बचे थे ना ही रिसोर्सेज। इसे हिस्ट्री में डीकोलोनाइजेशन या ग्लोबल डोमिनिक इफेक्ट कहते हैं। ब्रिटेन ने सिर्फ इंडिया को आजाद नहीं, उन्होंने उन सारे देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया जहाँ से उन्हें अब प्रॉफिट नहीं हो रहा था बल्कि उल्टा खर्चा हो रहा था। लेकिन अभी भी एक सवाल है, तो वो धीरे धीरे 5-10 साल लगाकर भी तो जा सकते थे। उन्होंने अचानक 1947 में इतनी जल्दीबाजी में पार्टीशन करके देश छोड़ा। उसके पीछे था अंग्रेजों का सबसे बड़ा दर्द। अंग्रेजों को इंडिया के नेताओं के आंदोलन और जेल भरने से डर लगता था, पर उससे कहीं ज्यादा डर तब उन्हें लगा जब उन्हें समझ में आया कि इस फौज के दम पर वो राज कर रहे हैं, अब वो फौज ही उनकी नहीं रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज यानी INA बनाई थी। जब 1945 से 46 में दिल्ली के रेड फोर्ट में INA के ऑफिसर्स पर अंग्रेजों ने गद्दारी का केस चलाया तो पूरे इंडिया के जनता के अंदर खून खौल उठा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन सोल्जर्स पर। उन्हें समझ आया कि उनके असली हीरोज कौन हैं। इसका नतीजा निकलता है फरवरी 1946 में द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। मुंबई में लगभग 20,000 से ज्यादा इंडियन नेवी के सेलर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत कर दी। उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग्स को उतार कर फेंक दिया और उनकी जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। ये विद्रोह कराची, कोलकाता और चेन्नई तक फैल गया
अब अंग्रेजों के दिमाग में एक जोर का झटका लगा। उन्हें समझ आया कि अगर ये 25 लाख इंडियन सोल्जर्स उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं तो कुछ लाख ब्रिटिशर्स को अपनी जान बचाकर भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है 1956 में, जब ब्रिटेन के उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जिन्होंने इंडिया की आजादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे, वो इंडिया आए। तब वेस्ट बंगाल के एक्टिंग गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत पहले ठंडा पड़ चुका था, तो फिर अंग्रेजों ने 1947 में इतनी जल्दीबाजी में इंडिया छोड़ने का फैसला क्यों किया? एटली ने जवाब दिया था कि इसके सबसे बड़े कारण थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। उनके प्रभाव से इंडियन मिलिट्री के अंदर बढ़ती हुई बगावत, जिसके बाद हमें लगा कि हम यहाँ सेफ नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि इसमें गांधी जी का आंदोलनों का कितना असर था, तो एटली ने मुस्कुराते हुए एक शब्द बोला, मिनिमल, यानी एकदम कम। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत बेकार थी? बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 100 सालों तक देश के लोगों के अंदर जो आज़ादी की आग जलाई थी, उसी आग का नतीजा था 1946 तक आते आते इंडियन आर्मी और नेवी के अंदर के सोल्जर्स ने भी देश के लिए बगावत कर दी। आज़ादी किसी एक वजह से नहीं मिली, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स के लगातार बनाए हुआ मॉरल प्रेशर और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटेन का फाइनेंशियल बर्बाद हो जाना, और तीसरा सबसे बड़ा आखिरी वार इंडियन आर्म्ड फोर्स का खुला विद्रोह। अब इन 3 चीजों ने मिलकर ब्रिटेन को मजबूर किया था वो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजाद करे। अब आपको क्या लगता है, क्या हमें हिस्ट्री को सही ढंग से समझा है, या आज भी बहुत सारी बातें किताबों में आनी बाकी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं मैं अगले वीडियो में।